ये देश बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। कहते हैं कि तकदीर बदलते देर नहीं लगती, और ऐसा ही कुछ होने वाला है इस छोटे से देश के साथ। ये देश जो कि कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे अमीर देशों का पड़ोसी है, इसके बावजूद भी ये इनसे काफी पीछे रह गया था आर्थिक रूप से। लेकिन अब इसके भी दिन पलटने वाले हैं, क्योंकि इसकी लॉटरी जो लग गई है। आखिर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है इस देश को जो अचानक से इसकी काया पलट होने लगी है, और मिडिल ईस्ट में मौजूद होने के बावजूद भी ये देश अपने पड़ोसी देशों से पीछे कैसे रह गया था। आज के वीडियो में हम इस बहुत ही छोटे से देश के बदलते हुए हालातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब मिडिल ईस्ट की बात होती है तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों के नाम जहन में आते हैं, और इनके नाम दिमाग में आते ही यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, शानदार लाइफस्टाइल आंखों के सामने घूमने लगती है। लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा होते हुए भी इन सभी देशों से काफी पीछे रह गया। जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ अरब के दूसरे देशों की तरह तेल के भंडार ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लेकिन अब ये देश अचानक से तरक्की की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि जहाँ कई मिडिल ईस्ट के देशों में ऑयल रिजर्व्स अपने अंतिम दौर में हैं, वहीं बहरीन, जी हाँ, आज हम बहरीन की बात करेंगे, बहरीन देश की। वहीं बहरीन में कई नए ऑयल रिजर्व्स की खोज हुई है, जो कि आने वाले समय में उसके फ्यूचर को काफी ब्राइट बनाने के लिए काफी है। यह भी हो सकता है कि बहरीन पर्शियन गल्फ का सबसे अमीर देश बन जाए। आइए इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस देश के विकास की रफ्तार अपने पड़ोसी देशों से कम कैसे रह गई। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन के इतिहास की। बहरीन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसकी असली शुरुआत मानी जाती है 1820 से। उस समय बहरीन के शासक अल खलीफा ट्राइब ने ब्रिटिश सरकार से एक समझौता किया, जिसके तहत यह तय किया गया कि बहरीन ब्रिटेन के सिवा किसी दूसरे देश को अपनी जमीन नहीं सौंपेगा, और बहरीन बिना ब्रिटिश सरकार की इजाजत के किसी दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, और इन सब के बदले ब्रिटिश सरकार बहरीन की उसके दुश्मनों से हिफाजत करेगी। इसके बाद बहरीन में काफी तरक्की देखी गई। मनामा का पोर्ट उसकी बेहतरीन लोकेशन की वजह से पर्शियन गल्फ का सबसे बिजी पोर्ट बन गया। मनामा एक पोर्ट है बहरीन में, और अब तक इंडिया और ईरान के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर बसने लगे थे। बहरीन अब तक एक बिजनेस हब के रूप में स्थापित हो चुका था। इसके बाद बहरीन के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ा। जून 1932 में जब यहाँ ऑयल रिजर्व्स की खोज हुई, और बहरीन पूरे गल्फ एरिया का वो पहला देश था जहाँ तेल की खोज सबसे पहले हुई थी। 1935 तक आते आते बहरीन 25,000 बैरल तेल केवल जापान को सप्लाई कर रहा था, और अब बहरीन के हालात बड़ी तेजी से बदल रहे थे। लोगों के पास पैसे आ रहे थे और लोगों की लाइफस्टाइल भी सुधर रही थी। इसके बाद 1971 में ब्रिटेन ने बहरीन को आज़ाद कर दिया, और अब बहरीन दूसरे गल्फ देशों की तरह एक इंडिपेंडेंट देश बन गया, और आज बहरीन गल्फ एरिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है। इसके अलावा आज भी बिजनेस के लिहाज से काफी अच्छा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ बिजनेस पर सबसे कम टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। बहरीन को काफी मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों वाला देश माना जाता है। ये काफी इंग्लिश फ्रेंडली देश भी है। इसके अलावा यहाँ का कानून सऊदी अरब या दूसरे मुस्लिम देशों की तरह कठोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश अपने पड़ोसी देशों यानी कि सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से काफी पीछे रह गया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यहाँ की सरकारी व्यवस्था है। बहरीन की कुल आबादी का 52% दूसरे देशों के नागरिक हैं, और केवल 48% यहाँ के लोकल नागरिक हैं। लेकिन यूएई और सऊदी अरब में भी यही कंडीशन है। वहाँ भी मेजॉरिटी आबादी बाहर के लोगों की है, फिर उन्हें इससे क्यों फर्क नहीं पड़ा, और सिर्फ बहरीन में ही, बहरीन के ही विकास पर इसका असर क्यों पड़ा। जो ये 52% जो है बाहर के लोग हैं, 48% लोकल लोग हैं, इसका असर बहरीन के विकास पर ही क्यों पड़ा। असल में बहरीन की 70% आबादी शिया मुस्लिमों की है, और यहाँ शासन करने वाली खलीफा फैमिली सुन्नी मुस्लिम है। इसलिए कई बार ईरान बहरीन को अपना हिस्सा बताकर उस पर अपना दावा ठोकता रहता है। लेकिन अब एक सवाल जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि जब देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया है, तो उस पर इतने सालों से एक सुन्नी परिवार की हुकूमत कैसे चल रही है, जबकि शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। मुस्लिमों में शिया सुन्नी दो समुदाय होते हैं, इनके बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है, तनाव रहता है। एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की शिया आबादी सुन्नी सरकार को कैसे मान्यता देती रही बहरीन की। अब यहाँ सत्ता के 2 नियम लागू होते हैं। पहला तो ये कि अगर आपको किसी पर अपना शासन करना हो तो उसे जोर जबरदस्ती से अपनी बात मानने के लिए तैयार किया जाए।
दूसरा ये कि अपने देश के नागरिकों को इतना पैसा और सुविधाएं दो कि वो विरोध के बारे में सोच ही ना पाए। और बहरीन और दूसरी गल्फ कंट्रीज में यही ट्रेंड देखा जाता है। यहाँ के लोकल नागरिकों को इतनी फैसिलिटीज दी जाती है और उन्हें उनका आदी बना दिया जाता है कि जनता के दिमाग में सरकार के विरोध का ख्याल भी नहीं आ पाता। बहरीन की सरकार भी इन दोनों तरीकों को अच्छी तरह से फॉलो करती है। बहरीन की सरकार अपने नागरिकों की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। यहाँ बहरीन नागरिकों को आसानी से सरकारी नौकरी देता है। हर अच्छी कंपनी में उनके लिए अच्छी पोस्ट रिजर्व रहती है, जहाँ उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा सुपरमार्केट, पेट्रोल तक हर जगह आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बयान दे दें तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, फिर काम तमाम। आपको इसके लिए कठिन से कठिन सज़ा मिल सकती है, जिसमें मौत की सज़ा से लेकर आपकी नागरिकता तक छीनी जा सकती है। इस तरह बहरीन की सरकार अपने नागरिकों को डराकर और उन्हें सुविधाओं के जाल में फंसाकर अपना फर्माबरदार बनाकर रखती है, आज्ञाकारी बनाकर रखती है। लेकिन इसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ जाता है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार अपने नागरिकों से टैक्स वसूल नहीं करती। ऐसा करने से जनता उसके खिलाफ हो सकती है अगर वो टैक्स वसूल करने लगे तो। वहीं अब बहरीन के तेल रिजर्व खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर और भी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। और अब बहरीन भी यूएई और सऊदी अरब की तरह अपनी इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से कोई खिड़की ज़रूर खुल जाती है। ऐसे कुछ हुआ बहरीन के साथ। जब उसे अपनी इनकम के सारे जरिए बंद होते नजर आ रहे थे, तब बहरीन को कुदरत ने एक बहुत ही नायाब तोहफा दे दिया। सन 2018 में बहरीन में 8 बिलियन बैरल के ऑयल की रिजर्व की खोज हो गई और 4 साल बाद 2022 में 2 बहुत बड़े गैस रिजर्व की भी खोज कर ली गई। यानी गैस भी मिल गया, तेल भी मिल गया। और इन दोनों खोजों ने बहरीन की सरकार के माथे पर पड़ रही शिकन को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है, काफ़ी लंबे समय के लिए। और अब इन तेल और गैस रिजर्व से तेल निकालने के लिए कई बड़ी कंपनियां बहरीन से बातचीत कर रही हैं। और ये तेल और गैस के रिजर्व आने वाले 40 सालों तक बहरीन को एक सुरक्षित भविष्य देने में सक्षम है। बस समस्या एक ही है कि शेल ऑयल, जो कि समुद्र के अंदर मौजूद चट्टानों के बीच से निकाला जाता है, इसे निकालने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। और बहरीन को इस ऑयल रिजर्व का फ़ायदा तभी मिलेगा जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमतें $60 प्रति बैरल से नीचे ना जाएं। यानी इससे नीचे चलेगी तो नुकसान होगा। इस प्रोसेस में भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए बहरीन को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए दूसरे तरीके खोजने होंगे, ताकि वो अपनी जनता को भी खुश कर सके और अपनी इकोनॉमी की तेल पर निर्भरता को भी कम कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि बहरीन इस इम्तिहान को पास कैसे करता है, पास करता भी है या फिर गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। दोस्तों, ये थी स्टोरी बहरीन देश की, जो हाल ही में काफ़ी अमीर घोषित हो गया है, क्योंकि इसके पास गैस और तेल के रिजर्व से मिल चुके हैं। पहले पीछे था ये काफ़ी दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। आशा करते हैं जनरल नॉलेज से भरी इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा इस वीडियो में तो कृपया इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।